और प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। कौशल विकास, दैनिक जागरण, पारदर्शिता का जश्न, जनसत्ता, अंतरिक्ष में छलांग, जलवायु परिवर्तन से खेती पर खतरा, अखिलेश आयंदू, सरल कर व्यवस्था जरूरी, राष्ट्रीय सहारा, सांसद निधि जरूरी, मानवीय पहलुओं की अनदेखी, वीरेंद्र कुमार पैनवली। अब संपादकीय विस्तार से। कौशल विकास, दैनिक जागरण, देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में कौशल आधारित पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी समय की मांग है। सच तो यह है कि ऐसे पाठ्यक्रम अब तक शुरू कर दिए जाने चाहिए थे, क्योंकि एक बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा संस्थान ऐसी डिग्रियां देने में लगे हुए हैं जो आज के समय में उपयोगी नहीं साबित हो रही हैं। इसी कारण देश में डिग्री धारक युवाओं की फौज तो तैयार हो रही है, लेकिन वह ऐसे किसी कौशल से लैस नहीं जिनकी उद्योग धंधों में मांग है। इसी कारण कारोबार जगत के प्रतिनिधि ये शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें उनकी आवश्यकता के हिसाब से हुनरमंद युवा मिल पाते। अब जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पहल पर नए सत्र से कौशल आधारित पाठ्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं, फिर ये भी देखना चाहिए कि वे कारोबार जगत की जरूरत को पूरा करने में समर्थ बनेंगे या नहीं। उचित ये होगा कि कौशल आधारित पाठ्यक्रम उद्योग व्यापार जगत के प्रतिनिधि के व्यापक विचार विमर्श से ही तैयार किए जाएंगे। ऐसे पाठ्यक्रमों की निरंतर समीक्षा भी होती रहनी चाहिए और उनमें समय के हिसाब से बदलाव की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, क्योंकि आज की तकनीकी युग में चीजें तेजी से बदल रही हैं। यह समझा जाना चाहिए कि समय के साथ नए तरह के कौशल की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। आज युवाओं को ऐसे कौशल से लैस करने की जरूरत है जिससे वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल बैंकिंग, ई कॉमर्स आदि क्षेत्रों में आसानी से काम पा सकें। कौशल विकास के पाठ्यक्रम एक और जहां स्थानीय जरूरत और मांग को ध्यान में रखकर तैयार किए जाने चाहिए, वहीं दूसरी ओर इस दृष्टि से भी कि हमारे युवा दूसरे देशों में भी आसानी से रोजगार पा सकेंगे। इससे ही उच्च शिक्षा संस्थान और विशेष रूप से डिग्री कॉलेज कौशल विकास के केंद्र बन सकेंगे। कौशल विकास आधारित पाठ्यक्रम केवल उन शिक्षा संस्थानों में ही नहीं पढ़ाए जाने चाहिए, बल्कि उनका समावेश स्कूली शिक्षा में भी किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी संख्या में युवा इंटरमीडिएट के साथ ही रोजगार की तलाश शुरू कर देते हैं। इनमें से केवल इसलिए उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश ले पाते हैं ताकि कोई ना कोई डिग्री हासिल कर सकें। यह किसी से छिपा नहीं कि प्रायः उनकी डिग्री उन्हें रोजगार दिलाने में सहायक नहीं हो पाती है और इस तरह की उनकी गिनती पढ़े लिखे किंतु बेरोजगार युवाओं में होने लगती है। यह समझा जाना चाहिए कि ऐसे युवाओं की बढ़ती संख्या के लिए वे पाठ्यक्रम जिम्मेदार हैं जिनमें कौशल विकास को प्राथमिकता नहीं दी जाती। इसकी भी अनदेखी की जानी चाहिए कि विशेष कौशल वाले कई काम ऐसे हैं जिनकी कोई विधिवत पढ़ाई नहीं होती। इस समस्या का भी निदान होना चाहिए। पारदर्शिता का प्रश्न, जनसत्ता, पिछले कुछ समय में प्रतियोगी परीक्षाओं में पर्चाफोड़, धांधली और अपारदर्शिता के आरोप लगातार लगते रहे हैं। इसे लेकर छात्र आंदोलन पर उतरते, अदालतों के दरवाजे खटखटाते देखे जाते हैं। बीता वर्ष शिक्षा के मामले में सबसे अधिक इसलिए सुर्खियों में रहा कि उस दौरान लगातार परीक्षाओं पर विवाद उठते रहे। चाक चौबंद माने जाने वाले राज्य सेवा आयोग की परीक्षाओं में भी पर्चाफोड़ की घटनाएं हुई। इंजीनियर और मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए कराई जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं पर गंभीर आरोप लगे। कर्मचारी चयन आयोग, पुलिस भर्ती परीक्षा, यूजीसी की पात्रता परीक्षा आदि में पर्चाफोड़ के मामले सामने आए। कई परीक्षाएं दोबारा करानी पड़ी, कईयों में पर्चाफोड़ करने वाले गिरोह पकड़े गए। फिर भी स्थिति में सुधार की कोई सूरत नजर नहीं आती। अभी उत्तर प्रदेश राज्य सेवा आयोग की परीक्षा में सामान्यकरण यानी नॉर्मलाइजेशन के प्रावधान पर उठा विवाद ठंडा भी नहीं हुआ था कि बिहार राज्य लोक सेवा आयोग ने भी ऐसा ही फैसला सुना दिया, जिसे लेकर छात्र आंदोलन पर उतर आए। फिर बिहार राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में पर्चाफोड़ के तथ्य उजागर हो गए। इसे लेकर कुछ केंद्रों पर फिर से परीक्षा कराने का फैसला किया गया, मगर छात्रों ने मांग उठा दी कि पूरी परीक्षा दोबारा कराई जाए ताकि परीक्षा में पारदर्शिता बनी रहे। इस मांग को रोकने के लिए बिहार सरकार ने छात्रों के खिलाफ दमन का रास्ता अख्तियार किया। सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के विलंब के आरोप में लंबे समय से लगते रहे हैं। ऐसे में जो भर्ती प्रक्रिया शुरू भी होती है उसमें पारदर्शिता न होने के कारण लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में बना रहता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए युवा बरसों बरस मेहनत
मेहनत करके तैयारी करते हैं, मगर कुछ चालबाज और साथी सेंध मारी कर उनमें अयोग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश करने का प्रयास करते हैं तो योग्य युवाओं की सारी मेहनत बर्बाद चली जाती है। इसमें धन और समय की बर्बादी के साथ साथ बहुत सारे युवाओं का पूरा जीवन भी अंधकार में हो जाता है। परीक्षाओं के टलते रहने या देर से भर्तियां निकलने के कारण जिन युवाओं की अधिकतम आयु सीमा पार हो जाती है, उनके दर्द को कौन महसूस करेगा। यह समझ से परे है कि प्रतियोगी परीक्षाओं पर इतने विवाद के बावजूद सरकारें इनमें पारदर्शिता लाने का कोई भरोसेमंद उपाय क्यों नहीं जुटा पा रही हैं। अंतरिक्ष में छलांग। अंतरिक्ष में भारत ने नई छलांग लगाई है। भारतीय अंतरिक्ष मिशन इसरो के इपेडेक्स मिशन की शानदार कामयाबी से उसे अमेरिका, रूस और चीन की कतार में खड़ा कर दिया है। यह हमारे वैज्ञानिकों के सतत अनुसंधान और उनकी मेधा का प्रतिफल है कि हम आने वाले समय में चांद पर इंसान भेजने का सपना साकार कर पाएंगे। फिलहाल भारत ने 2 यानों को अलग अलग करने के बाद उन्हें पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर सभी को चौंका दिया है। इसरो का यह महत्वाकांक्षी मिशन था। आगामी 7 जनवरी को इस मिशन के तहत जब इन यानों को जोड़ा जाएगा, तब भारत चीन बड़े देशों के साथ यह क्षमता हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। गौर करने की बात यह है कि एक समय हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम उपग्रहों को ऊपर ले जाने तक सीमित था। जैसे जैसे भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में महारत हासिल करता गया, उसके अंतरिक्ष अभियानों को नए क्षितिज मिलते गए। कोई दो मत नहीं कि इपेडेक्स मिशन की कामयाबी ने देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को निर्णायक मोड़ पर पहुंचा दिया। उम्मीद है कि 2035 तक भारत की अंतरिक्ष में अपना केंद्र स्थापित कर लेगा। अंतरिक्ष यानों को अलग कर लेने और फिर जोड़ लेने के बाद अंतरिक्ष अन्वेषण की नई राहें खुलेंगी। इसरो के इस मिशन की सफलता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत शुक्रयान मिशन पर भी काम करना चाहता है। वहीं वह गगनयान मिशन की तैयारी में पहले से जुटा है। अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाना और फिर वापस सुरक्षित लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अभी तक दुनिया के 3 ही देश ऐसा कर पाए हैं। वैसे भी 2040 तक चंद्रमा पर मानव भेजने की हमारी महत्वाकांक्षी योजना है। इस लिहाज से देखें तो इसरो की नई सफलता ने हमारे लिए कई नए दरवाजे खोल दिए हैं। अंतरिक्ष में भारत की उपस्थिति अब और मजबूती से दर्ज होगी। श्रीहरिकोटा से 99 प्रक्षेपण के बाद हमें अगले अभियान पर भी गर्व होना चाहिए क्योंकि नववर्ष की शुरुआत में इसरो का 100वां प्रक्षेपण भारत को अंतरिक्ष में नई ऊंचाई पर ले जाएगा। यह उसके सपनों और संकल्प की नई उड़ान है जिन्हें जल्द साकार होते पूरी दुनिया देखेगी। जलवायु परिवर्तन से खेती पर खतरा। अखिलेंद्र आयंदू। भारत ही नहीं, दुनिया भर में जलवायु संकट का असर खेती किसानी पर पड़ रहा है। पिछले 1 दशक से अति शीत लू, अतिवृष्टि, बाढ़, तूफान और बादल फटने की घटनाओं से जान माल का नुकसान हुआ है। करोड़ों हेक्टेयर में खड़ी फसल नष्ट हो गई। आग लगने की घटनाओं से अरबों रुपयों का नुकसान हुआ, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। सवाल है कि जलवायु संकट के दौर में ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से जान माल और खेती बागवानी के नुकसान का जिम्मेदार कौन है। भारत में केंद्र और राज्य सरकारें ऐसे वक्त में किसानों के लिए राहत की पोटली तो खोलती हैं, लेकिन उसका फायदा कितने प्रभावित किसानों तक पहुंचता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। किस वजह से नहीं पहुंचता, ये भी सभी जानते हैं। सवाल है कि जिस किसान पर अन्न, सब्जी और फल पैदा करने की जिम्मेदारी है, उसकी हालत कब तक ऐसी बनी रहेगी। क्या सरकारी राहत से किसानों के नुकसान को पूरी भरपाई हो सकती है। भारत के किसान विकसित देशों के किसानों में बहुत गरीब है। यहाँ सहूलियतें भी उन देशों की अपेक्षा उन्हें बहुत कम मिलती हैं। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को कृषि को घाटे वाले क्षेत्र से निकालकर मुनाफे वाले क्षेत्र में लाने के लिए सार्थक कदम उठाने चाहिए। सिंचाई, खाद, बिजली की सुविधाएं, बीज, श्रम और छिपी लागत से किसानों पर पड़ रहे अतिरिक्त बोझ से छुटकारा दिलाने के लिए गंभीरता से विचार करना चाहिए। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर भी खेती के मुनाफे वाली बनाया जा सकता है। सरल कर व्यवस्था जरूरी। राष्ट्रीय सहारा। डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी। निश्चित रूप से देश के छोटे बड़े सभी करदाता वर्ष 2025 में सरल कर व्यवस्था की अपेक्षा कर रहे हैं। यद्यपि सरकार सरल कर व्यवस्था के लिए एक के बाद एक लगातार कदम आगे बढ़ा रही है, लेकिन नए वर्ष में अभी भी और अधिक सरल कर व्यवस्था जरूरी दिखाई दे रही है। पिछली 21 दिसंबर को जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर काउंसिल ने जैसलमेर में हुई 55वीं बैठक में जीएसटी के सरलीकरण और राहत संबंधी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। खास तौर से छोटे कर्जदारों को राहत देते हुए कहा कि ऋण
शर्तों का पालन नहीं करने पर ऋणदाताओं द्वारा जो जुर्माना लगाया जाएगा उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। खास किस्म के ऑर्थोफाइड चावल पर जीएसटी कम किया गया है। कैंसर की जीन थेरेपी को मुक्त कर दिया गया है। इस्तेमालदा यानी पुरानी वाहनों की बिक्री कर दर 18% दर कर दी गई है। इसके अलावा जीएसटी चोरी के खिलाफ सरकार द्वारा प्रभावी अभियान चलाया जाना होगा, क्योंकि कई कारोबारी फर्जी बिल के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा रहे हैं। टैक्स चोरी रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी प्रभावी बदलाव किए जाने होंगे। जीएसटी दरों को कम करने के साथ जीएसटी स्लैब को तर्कसंगत बनाना होगा। समय आ गया है कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा की खरीदारी पर लगने वाले 18% जीएसटी में राहत सुनिश्चित की जाए। क्लिक कॉमर्स कंपनियों पर जीएसटी को लेकर निर्णय लिया जाए। पेट्रोलियम उत्पादों और जमीन एवं रियल एस्टेट्स को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। निसंदेह ऐसे प्रयासों से सरकार को आयकर और जीएसटी की अधिक प्राप्ति हो सकेगी। देश की जीडीपी में कर राजस्व का योगदान बढ़ेगा और सरकार विकसित भारत के लिए अधिक रणनीति पूर्वक आगे कहते हुए दिखाई दे सकेगी। सांसद निधि जरूरी। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ के अनुरोध पर जल्द ही बैठक होगी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश इस समिति के अध्यक्ष हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा ने इस मद की राशि को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए का आग्रह किया था। उनका सुझाव है कि दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित गरीब मरीजों के लिए यह राशि के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित इस योजना के तहत राज्यसभा और लोकसभा सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए प्रति वर्ष 5 करोड़ की राशि मुहैया करवाई जाती है। 1993 से 94 में शुरू की गई इस योजना में 1998 से 99 में राशि 1989 से 99 में राशि बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई, जो 2011-12 में 5 करोड़ रुपए की गई। मगर विभिन्न मंत्रालयों द्वारा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में इस राशि को खर्चने के अनुरोध से कुछ विपक्षी सांसद नाराजगी भी जताते रहे हैं। रही बात गरीब मरीजों के इलाज की, तो इसके लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान योजना का लाभ खुद केंद्र दे रहा है। सांसदों को संज्ञान में आने वाले जरूरतमंदों की सिफारिश उनके द्वारा की जा सकती है। क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को आर्थिक मदद कर वे स्थानीय जनता की सेवा करने के मुक्त हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि कुछ सांसद इस राशि का उपयोग नहीं कर पाते, बैंक कर्ज तक पड़ी रह जाती है। इसके दुरुपयोग के आरोप भी कम नहीं लगते। जनप्रतिनिधि जन सुविधाओं या मदद के लिए इतने ही जिम्मेदार हैं तो विभिन्न विभागों, मंत्रालयों और सीधा संबंधित मंत्री को पत्र द्वारा अवगत कराने को तत्पर रहना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली विकास योजना जारी रहती है। निसंदेह निर्वाचित प्रतिनिधियों को सभी जरूरी सुविधाएं और विशेष व्यवस्था प्राप्त होती है, मगर उनमें से अमूमन जनता की पहुंच से दूर हो जाते हैं। इसे लोकतंत्र का दोष माना जाता है। देश की आर्थिक स्थितियों में दिनों दिन सुधार आता देख संसद सदस्यों का अपना क्षेत्र के विकास के नाम पर इस धनराशि को बढ़ाने की मांग को खारिज भी नहीं किया जा सकता। यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जनता की सहूलियतों और जरूरियात की अनदेखी करने से बचें और इस राशि का भरपूर सदुपयोग करें। मानवीय पहलुओं की अनदेखी। वीरेंद्र कुमार पैनोली। वर्ष 2015 का पेरिस जलवायु समझौता दरा के तापमान को औद्योगिक चरण के आने से पहले के स्तर से 2030 तक 2 डिग्री सेल्सियस कम करने के लिए हुआ था। चूंकि पृथ्वी की गर्मी बढ़ाते हुए कुल गैसीय उत्सर्जनों में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 70% है, अतः ग्लोबल वार्मिंग को 15 डिग्री से ग्रे तक सीमित रखने के लिए 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन पर पहुंचने का लक्ष्य भी वैश्विक स्तर पर अपना लिया गया है। परंतु विडंबना है और कटु यथार्थ भी कि इसे पाने के औजार के रूप में एक ट्रेंडिंग गतिविधि को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी क्रम में 10 से 24 नवंबर के बीच बाकू में कार्बन बाजार पर अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करना बड़ी उपलब्धि माना गया है। COP29 तो वित्तीय कॉप भी कहा गया था और कार्बन ट्रेडिंग भी वित्तीय गतिविधि ही है। वायुमंडल में मौजूद कार्बन उत्सर्जनों को हटाने और नए कार्बन उत्सर्जनों को न पहुंचने
देना प्रोत्साहित हो। इसके लिए 2015 में पेरिस समझौते में स्पष्ट कर दिया गया था कि कार्बन को देशों या संस्थाओं के बीच खरीदा बेचा जा सकता है। इस लेन-देन को कार्बन क्रेडिट के रूप में परिभाषित कर हस्तांतरणीय दस्तावेज बनाकर स्थापित किया गया है। यूनाइटेड नेशन ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 और फिर 2005 में कार्बन को खरीदने बेचने या व्यापार की जा सकने योग्य सामग्री पहले से ही करार दिया जा चुका था, किंतु पेरिस समझौते के अंतर्गत जो एक नया ज्यादा सुदृढ़ कार्बन ट्रेडिंग फ्रेमवर्क बनाए जाने की आवश्यकता थी, वह शुरुआती हस्ताक्षर के बाद COP29 में हो सकता है। कार्बन क्रेडिट विक्रेता के कंधे पर चढ़कर कुछ कार्बन उत्सर्जन पैदा करती नामी गिरामी कंपनियां अपने को नेट जीरो कार्बन और नेगेटिव कार्बन उत्पादक घोषित कर अपनी छवि भी सुधार रही हैं। इसे ग्रीन वॉशिंग भी माना जा सकता है। समझ लीजिए किराए की कोख से संतान पैदा करवा रही हैं, किंतु किसी भी उद्योग द्वारा दूरस्थ कहीं के कार्बन क्रेडिट खरीद पर स्थानीय स्तर पर उत्सर्जन छोड़ते डर्रे पर काम बदस्तूर जारी रखा जाए तो यह एक न्यायिक नहीं है। स्थानीय कार्बन प्रदूषण पर कटौती करना जन स्वास्थ्य पर होने वाले कुप्रभाव कम करने के लिए आवश्यक है ही। कार्बन क्रेडिट के संदर्भ में मुख्य बात यह है कि अब इनके बड़े बड़े खरीदार इनका मूल्य भी लगा रहे हैं, अतः कार्बन क्रेडिट अर्जित करना पर्यावरण सुधार के साथ आय का जरिया भी हो सकता है, चाहे लालच हो या कोई अन्य कारण। विश्व में कार्बन क्रेडिट्स यदि बढ़ेंगे तो परिणाम वायुमंडल में गर्म करने वाली गैसों का बढ़ना रुकना और कम ही होगा। जगह जगह के ऐसे बड़े छोटे प्रयास विश्व के कुल कार्बन उत्सर्जन पर कटौती लाते हैं। वायुमंडल किसी जिला, गांव, राज्य या देश की सीमाओं के अधीन तो नहीं है। इससे वैश्विक सकल स्तर पर कार्बन आधारित आर्थिकी तो कम होगी ही।